नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एक तरफ हम यूनिट 2 को लेके चलेंगे अपने सिलेबस से, दूसरी तरफ जो हमारी 5 यूनिट लगी हुई हैं रचनाओं की, जिसमें से यूनिट 5 से लेके 10 तक, उनमें से यूनिट नंबर 5 जो हिंदी कविता की है, उसकी पहली कविता है पृथ्वीराज रासो रेवा तट। इस पहला काव्य या पहली रचना को जो है तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो जो पृथ्वीराज रासो रेवा तट है, यह चंदवरदाई साहब की महाकाव्य है। चंदवरदाई आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं और ये ग्रंथ प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि चंदवरदाई साहब हिंदी के प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य या प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य का है, क्योंकि इस ग्रंथ में जो आज की भाषा है वह पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाती है। फिर भी उस समय यह ग्रंथ लगभग हिंदी का जो डिंगल भाषा का रूप था, डिंगल भाषा का जो रूप था उस पे लिखा गया। और डिंगल भाषा जो थी वो जो राजस्थानी वाली जो भाषा है वह डिंगल के आसपास है। मारवाड़ी जो बोली है उसके आसपास की जो भाषा है वो डिंगल कहलाती थी। तो यह ग्रंथ इसी भाषा में रचा गया था। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पूरे ग्रंथ में। जो महाकाव्य है इसमें 69 सर्ग हैं। 69 सर्ग हैं। यहाँ सर्ग का मतलब दोस्तों अध्याय से है ना, अध्याय 69 अध्याय हैं, जिसमें से एक अध्याय जिसका नाम है रेवा तट, जो कि 27वां सर्ग है। 27वां सर्ग रेवा तट नाम का अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो हम बेसिकली इसी रेवा तट को ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कुछ फैक्ट पे बात कर लेंगे, इस रचना के फैक्ट पे। तो रेवा तट को डिस्कस करते हैं। रेवा तट क्या है? तो इस पूरी जो रचना है ये एक दोहा से स्टार्ट होती है। पहले दोहा को ही दोहा कहा जाता था और वह दोहा ये है कि देवगिरि जीते सुभट आयो चामुंड राय, जय जय नृप कीरति सकल कही कवि जन गाय, मिलट राज पृथ्वीराज सो कहीं राव चामुंड, रेवा तट जो मन करो तो वन अपूब गज झुंड। तो इस पूरे दोहा से जो है तो ये रचना स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम अपनी पूरी रचना का वाचन नहीं करेंगे, आपको रचना इजिली मिल जाएगी, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। जो देखना होगा डिंगल भाषा में है, पुरानी हिंदी का जो रूप रहता है। अब इसको हम शुरू करते हैं सीधे कथानक, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो रचनाओं के अंदर से पूछने लगा है। कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, स्थान आ रहा, क्या संवाद हो रहा। तो हम पूरा कथानक ही डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो जो कैरेक्टर आएंगे, जो जो स्थान आएंगे, सब आपको मिलते चले जाएंगे और इससे आपके मन में जो है तो बैठ जाएंगे, आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो देवगिरि नामक एक स्थान रहता है। देवगिरि को जीतने के बाद जीतता कौन है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो होता है देवगिरि को जीत लेता है। तो इसका एक सेनापति रहता है चामुंड राय। चामुंड राय जो रहता है सेनापति, यह पृथ्वीराज चौहान की बड़ी प्रशंसा करता है और अन्य कर, और कहता है कि एक रेवा तट स्थान पे बड़े बड़े, ये रेवा तट स्थान है, यहाँ बड़े बड़े एरावत हाथी पाए जाते हैं। तो पृथ्वीराज जब इसको जीत लेता है उसके बाद बड़ी उसकी प्रशंसा होती है और जो सेनापति रहता है वह रेवा तट पे
बड़े बड़े ऐरावत के समान दिखने वाले हाथियों को बताता है और पृथ्वीराज को यहाँ पर शिकार करने के लिए आमंत्रित करता है, शिकार के लिए आमंत्रित करता है। कौन? चामुंड राय। तो पृथ्वीराज जो होते हैं वह इसके बारे में, ऐरावत हाथियों के बारे में अपने प्रिय मित्र और कवि चंदवरदाई से पूछते हैं, चर्चा करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये ऐरावत हाथी क्या होते हैं, क्यों होते हैं। तो चंदवरदाई साहब पृथ्वीराज को एक कथा सुनाते हैं जो कि पाल काव्य ऋषि की कथा होती है। पाल काव्य ऋषि की कथा सुनाते हैं। यह कथा हम संक्षेप में आपको बता देते हैं क्या थी। कथा कुछ यूँ थी कि पुराने जमाने में एक ऋषि रहते थे और उसी स्थान पे, ये बहुत घने जंगलों का स्थान है, यहाँ बहुत से जानवर पाए जाते हैं। इसी जंगल में एक ऋषि रहते थे। वो ऋषि बहुत बड़ी तपस्या में लीन थे। तो उनकी तपस्या को देखकर जो इंद्र रहते हैं वो डर जाते हैं और वो उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से अपने यहाँ की अप्सराओं को भेजते हैं, जिनमें से जो रंभा और मेनका का संवाद बीच में चलता है। फिर उसके बाद रंभा जो है तो नीचे पृथ्वी पर आती है, तो उन ऋषि का जो है तो तपस्या भंग करने लगती है। तो ऋषि साहब क्या करते हैं, उसको श्राप दे देते हैं और श्राप देकर हथनी बना देते हैं। फिर एक दिन ऋषि सो रहे होते हैं, रात में उनका वीरपात होता है और वो जो हथनी होती है उसको खा लेती है। उससे जो जन्म होता है वह पाल काव्य ऋषि का जन्म होता है। इनको हाथियों से बहुत प्यार रहता है। इसी कारण यह कथा पूरी चंदवरदाई साहब पृथ्वीराज को सुनाते हैं और भी बहुत सारा वर्णन करते हैं कि यहाँ शेर मिलेंगे, छोट कबूतर, बहुत सारे हिरण, ये सब जानवर आदि मिलेंगे। इसके बाद डिसाइड होता है कि इनको शिकार करने जाना है। पृथ्वीराज साहब यहाँ शिकार करने आते हैं और बहुत सारा शिकार उकार करते हैं। तभी लाहौर का जो शासक रहता है, लाहौर का शासक रहता है जिसका नाम रहता है चंड पुंडीर दाहिम। चंड पुंडीर दाहिम का पत्र मिलता है, यही पत्र भिजवाता है। पत्र भिजवाता है पृथ्वीराज को और उस पे कहता है कि इधर से गौरी और उसका सेनापति मारूफ खां आक्रमण करने वाले हैं। ये लोग लगभग 8000 घोड़े, 8000 हाथी और 18 लाख घोड़े लेकर यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। एक बीच में नदी रहती है, ये नदी चिनाब रहती है, जिसको ये लोग पार करने वाले हैं, चिनाब नदी को। ये पत्र लिख के भेजता है। पृथ्वीराज को बहुत गुस्सा आती है। ये अपने सामंतों को इकट्ठा करता है और उसके बाद यहाँ से चल देता है, यहाँ इससे लड़ने के लिए। तब तक ये इसको रोक के रखता है, लेकिन कई वीर इसके मर जाते हैं, कई वीर इसके मर जाते हैं और ये आत्मसमर्पण कर देता है। इससे पृथ्वीराज को बहुत गुस्सा आती है और यह मंगलवार के दिन आक्रमण कर देता है। पंचमी तिथि मंगलवार के दिन आक्रमण कर देता है और गौरी और पृथ्वी के बीच में भयंकर युद्ध होता है। ठीक है, इनके बीच में युद्ध चलता है। गौरी को बंदी बना लिया जाता है। इस युद्ध में कई सामंत लड़ रहे होते हैं, जिनमें से समर सिंह, जैत पवार, समर सिंह, इसकी तरफ से जैत,
पवार, हुसैन खां, ये सब लड़ रहे होते हैं गौरी से, और इधर ये इसका सेनापति मारूफ तो रहता ही, ये भी वर्णन। इसके बाद गौरी को बंदी बना लिया जाता है और लगभग 4 दिन ये युद्ध चलता है, 4 दिन युद्ध चलता है। और जब इसको बंदी बना लेते हैं, जब इसको बंदी बना लेते हैं तो लगभग 1 महीने, 1 माह 3 दिन बाद इसको छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जो गौरी के आमिर रहते हैं वो प्रार्थना करते हैं पृथ्वीराज से, और इन दोनों के बीच में संधि स्थापित हो जाती है और इसको छोड़ दिया जाता है। इसके एवज में जो पृथ्वीराज रहता है वह गौरी से कई हजार घोड़े, हाथी, हीरे जवाहरात ये सब लेता है और इसको छोड़ देता है। तो ये थी तो पूरी दोस्तों कथानक, और यहाँ से जो है तो इस अध्याय की ये कथा समाप्त हो जाती है और आगे फिर अगले अध्याय में अगली कथा चलती है, मतलब इसी से जुड़ी हुई। तो ये कथानक था, आशा करते हैं ये कथा आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट की बात ये कर लेते हैं कि फैक्ट जो है तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में पूछता है कि पृथ्वीराज रासो तो बता ही दिए हैं कि प्रथम महाकाव्य है, डिंगल भाषा में लिखा गया है, और प्रथम इसके कवि जो चंद्रवरदाई प्रथम कवि है, 69 सर्ग हैं, 27वां सर्ग रेवा तट है जो अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है इसका। इसके अलावा दोस्तों ये इस तरह की कथा है तो इसकी प्रामाणिकता पे संदेह होता है, लेकिन कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक माने हैं। तो जो विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं उनमें से जो सबसे पहले मिश्र बंधु थे, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, तो मिश्र बंधु इसे प्रामाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास भी इसे प्रामाणिक मानते हैं। इसके अलावा एक कर्नल टाड थे, वह भी इसे प्रामाणिक मानते हैं। जो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं उनमें से हजारी प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद जी इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। और जो प्रामाणिक मानते हैं कई विद्वान हैं, पर उनमें से प्रमुख पुरोधा शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ये इसको अप्रामाणिक मानते हैं। सॉरी, रामचंद्र शुक्ल तो इसको अप्रामाणिक मानते हैं और इसको जाली तक करार दिया कि ये पूरा ग्रंथ ही जाली है। तो इस तरह से एक ये ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरा, यह एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या होता है? वह काव्य जिसका जो कथानक होता है शुरू से लेके आखिरी तक चलता रहता है, आपस में दोनों मतलब कई छंदों के बीच में कथाएं जुड़ी रहती हैं। लेकिन एक मुक्तक काव्य होता है। मुक्तक काव्य में क्या होता है, जो छंद, हर छंद में अलग कथा होती है, अलग कहानी, अलग बात कही जाती है, उसमें कथानक का ढांचा जो है जो जुड़ा हुआ नहीं होता है, बेसिक अंतर ये होता है। तो ये प्रबंध काव्य है। यहाँ जो शुरू से कथा चलती है वो लास्ट तक पृथ्वीराज की कथा बनी रहती है। इसके अलावा इसमें जो छंद है लगभग 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और जो प्रमुख छंद है वह 56 छंद है। बाकी कहानी में हम स्थान आपको बता ही दिए हैं, कैरेक्टर आ ही गए हैं। स्थान देवगिरी एक आया है, लाहौर आया है, और इस तरह कन्नौज आया है, गजनी आया है, ये सब आए हैं। और अफगानिस्तान इस क्या बोलते हैं पात्र जो हुए तो गौरी, मारूफ खा, और इधर के भी पात्र हम बता ही दिए, वो जो सेनापति थे उनके। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टर आपको पता चल गया। बीच में पालकाव्य की कथा आती है। पालकाव्य ऋषि थे जिनको हाथियों से बहुत प्यार था, एरावती हाथी। और इसके अलावा जो बस हो गया, लगभग इतना ही फैक्ट था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।